प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को। और ये जो तथ्य हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कॉपी पेन लेकर नोट्स में आगे यही सब लिखना होगा। तो चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है ये क्लास नंबर 12 है। आपने अभी तक 11 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आदिकाल के सारे ही पॉइंट्स को कवर कर लिया है। चलिए आज की क्लास को भी देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा संवत में 1050 से लेकर 1375 तक बताई गई है। और अगर ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक। आचार्य सेकंड पॉइंट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल का सर्वमान्य नाम आदिकाल है, यानी कि इन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नाम दिया है आदिकाल को वो आदिकाल दिया है। और सर्वमान्य का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों में मान्यता है कि हाँ ये नाम इसको बिल्कुल सही दिया गया है। शुक्ल जी ने भी दोहरा नामकरण किया है। तो जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि उन्होंने वीरगाथा काल भी नाम दिया है आदिकाल को, और आदिकाल नाम को भी उन्होंने माना है। आगे चलिए। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहने वाले आलोचक कौन हैं? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहने वाले जो आलोचक हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट पॉइंट है, आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव और विकसित रूप कहने वाले आलोचक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस कथन का समर्थन किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट हैं ये, जितने भी इसमें आगे तक आएंगे। तो आपको नोट डाउन करना है, हर एक को स्टार मार्क लगाकर। महत्वपूर्ण मैंने ऊपर ही लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। आदिकाल या फिर हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। किसने कहा है? राहुल सांकरतायन जी ने। क्लास में चेक कर लीजिए आप, मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है पूरा डिटेल में। चलिएगा, आदिकाल या फिर हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? देवसेन है, जो कि देवसेन की रचना है। और इनकी जो रचना है देवसेन की उसका नाम है श्रावकाचार। श्रावकाचार का समय माना जाता है 933 ईस्वी। आगे, अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाला दूसरा कवि स्वयंभू है। अपभ्रंश में जिसने कड़वक पद्धति का प्रयोग किया है वो दूसरा कवि कौन सा है? यहाँ पर स्वयंभू है। और स्वयंभू ने पौंचुर्यऊ को लिखा है। स्वयंभू की रचना का नाम पौंचुर्यऊ है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट आउट यहाँ पर करती हूँ। इससे क्या होगा कि जो मैं क्लास करा चुकी हूँ वहाँ आप मुझे, अगर आपने क्लास किया है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, नहीं तो आपको क्लास देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पौंचुर्यऊ जो है स्वयंभू जी का एक अधूरा ग्रंथ है। और मुझे आपसे जानना है, जब मैंने क्लास कराया तब बताया था इसको कि इसको किसने पूरा किया है, पौंचुर्यऊ को किसने पूरा किया है। ठीक है, चलिएगा ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हिंदी में दोहा चौपाई कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन थे? सरहपा जी थे। और दूसरा कवि कौन था? स्वयंभू। पहले कवि कौन थे? प्रथम कवि। ये कड़वक पद्धति आ गई ना, यहाँ पर भी कड़वक पद्धति है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर भी कड़वक पद्धति है और यहाँ भी कड़वक पद्धति है। यहाँ दूसरे कवि की बात हुई तो स्वयंभू, और प्रथम कवि की अगर बात होती है तो सरहपा का नाम आएगा। दोहा चौपाई और कड़वक पद्धति का पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? सरहपा जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 84 सिद्धों का उल्लेख करने वाले पहले ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होता है। जो सबसे पहले इनका उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है? ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलता है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? वो थे सरहपा जी। आगे चले तो सिद्धों का चरमोत्कर्ष काल कौन सा माना जाता है? सिद्धों का जो चरमोत्कर्ष काल है वो 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा को माना जाता है। लुइपा का जो स्थान है 84 सिद्धों में, अगर साधना की दृष्टि से देखा जाए तो लुइपा जी का है। और इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के शासक और मंत्री इनके शिष्य बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। प्रथम विद्वान कौन थे? आचार्य हरप्रसाद शास्त्री जी जो हैं ये सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान थे। आगे चले। सिद्धों में सबसे बड़े और अधिक रचना लिखने वाले कवि कौन है? कणहपा है। इन्हें कृष्णपा के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 74 रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं? 74 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। सिद्धों में 4 योगिनियाँ थी जिनके नाम है लक्ष्मी करापा, मणिभद्रपा, खनकलापा, मेघलापा। आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रही हूँ। मुझे बताना है आपको कि शुक्ल जी ने इन चारों में से किसको योगिनी नहीं माना है। मैंने जब आपको पढ़ाया था सिद्ध साहित्य तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर किया था कि शुक्ल जी ने
इन चारों में से किसको नहीं माना है और 3 को माना है शुक्ल जी ने, ठीक है। तो चौथा जिसको नहीं माना है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2 क्वेश्चन अभी तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चलिएगा। सिद्धों में सहजयान और महासुखवाद का प्रवर्तक सरहपा थे। कौन थे सिद्धों में सहजयान के और महासुखवाद के प्रवर्तक? वो थे सरहपा जी। नेक्स्ट है, वे रचनाकार जो सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं, उनके नाम देखिएगा। मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ और नागार्जुन। नागार्जुन को रसायनी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। और चरपटनाथ तथा गोरखनाथ, ये 5 तो ऐसे थे जो आपके दोनों में गिने जाते थे। नाथ साहित्य के अंतर्गत भी आते थे और सिद्ध साहित्य के अंतर्गत भी ये आते थे। आगे चलिए देखिएगा। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे, बताया था मैंने। नाथ पंथ के जो प्रवर्तक थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे और नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। तो आप क्या ध्यान में रखेंगे? अगर नाथ पंथ की बात होती है तो आप लगाएंगे मत्स्येंद्र नाथ को, और अगर नाथ साहित्य की बात होती है तो किसको लगाएंगे? गोरखनाथ जी को लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य जो लिखा है वो गोरखनाथ जी ने ही लिखा है। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य किसने लिखा है? गोरखनाथ जी ने लिखा है। अगला पॉइंट है, नाथ पंथ में हठ योग साधना पद्धति और 60 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नेक्स्ट पॉइंट, गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना शब्दी है। गोरखनाथ जी की कितनी रचनाएं हैं, प्रमाणिक कितनी रचनाएं मानी गई हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब तक के आपके जो 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको दे चुकी हूँ होमवर्क। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट, राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ रिपुदारण रास जो है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, ये राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश में रचित राज साहित्य से संबंधित ग्रंथ जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन रास है। 1134 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना होती है। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ सालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास मानी जाती है और 1184 में इसकी रचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विजयसेन सूरी की एक अन्य रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। जो वज्रसेन सूरी हैं, विजयसेन सूरी भी बोलते हैं इनको, इनकी जो रचना है इसका क्या नाम है? भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, जिसका समय है 1168 ईस्वी। रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य सालिभद्र सूरी द्वारा रचित पंच पांडव चरित रास है और 1191 में जो है इसका समय है। नेक्स्ट, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पौंचर्यु। अपभ्रंश का ये प्रथम महाकाव्य है पौंचर्यु। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो है। प्रथम कवि कौन है इसके? महाकवि चंद्रबरदाई हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम जो कवि हैं हिंदी के, महाकवि कह लीजिए या कवि, वो है महाकवि कहेंगे क्योंकि ये किसने? चंद्रबरदाई हैं। आपको बताना है, ये एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बना है कि इनको प्रथम कवि और प्रथम महाकाव्य, ठीक है, इन चंद्रबरदाई जी को प्रथम कवि और इनके ग्रंथ को प्रथम महाकाव्य किसने माना है? ठीक है, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में एक और नाम लिखना है। तो अभी तक कितने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आंसर आपको सारे ही क्वेश्चनों के करने हैं क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल में, बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है कि पढ़ाते हुए ये आपको याद हो जाना चाहिए था। और फिर एक दिन आपका मिला भी है, कल का दिन आपको मिला भी है कि आपका कोई क्लास नहीं आया था, आपको नोट्स रिवाइज करने का होमवर्क भी मिला था कि आप नोट्स रिवाइज कीजिएगा अपना, क्योंकि कल जो एक क्लास होगी वो भी इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, बोला गया था आपको। ठीक है, चलिए, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो को? ये पिंगल शैली में लिखा गया है। यह ब्रज भाषा का रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट है, रास परंपरा की प्रथम रचना दलपत विजय का खुमान रासो है। रास परंपरा की जो पहली रचना है वो दलपत विजय का खुमान रासो ग्रंथ है। ठीक है, इनकी रचना का नाम है खुमान रासो और ये कब का है? 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। आगे चलें तो आगे देखते हैं, रासो ग्रंथ की परंपरा की समाप्ति हमें रासो से मानी जाती है। रासो ग्रंथ की परंपरा की जो समाप्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? हमें रासो से मानी जाती है। हमें रासो रचना को रासो ग्रंथ का अंतिम रचना मानी जाती है, ये आप समझ लीजिएगा।
अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति नरसिंह भट्ट की रचना विजयपाल रासो से मानी जाती है। अगर अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति आपसे पूछी जाए कि किस रचना से मानी जाती है, तो आप क्या बताएंगे कि नरसिंह भट्ट की रचना है विजयपाल रासो। नरसिंह की रचना विजयपाल रासो। आप भट्ट शायद पूरा नाम आपने कभी कभी सुना हो या ना भी सुना हो अभी तक, तो इनका पूरा नाम किस नाम से जाना जाता है? नरसिंह भट्ट के नाम से। तो विजयपाल रासो है। आगे अगर चलते हैं तो देखिएगा अगला पॉइंट, आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए। आदिकाल में क्या हुआ है? कई मंगल काव्य लिखे गए हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो में क्या है? विनय मंगल है। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नाम का एक खंड है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग कह लीजिए, समय कह लीजिए, ये कौन सा है? कन्वज युद्ध है, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का इसको क्या माना जाता है? मूल कथानक माना जाता है। एक पॉइंट और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पृथ्वीराज रासो में एक खंड है कैमास वध, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ से बहुत बार पेपर में आया है, एग्जाम में, आपके परीक्षा में क्वेश्चन, तो इसको तो याद रखना है आपको कि पृथ्वीराज रासो में एक खंड है कैमास वध। कैमास मंत्री के जो काम माद हो जाने के कारण ही पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया था। कैमवध हो जाने के कारण क्या हुआ था? कैमाद हो जाने के कारण इसका वध कर दिया था पृथ्वीराज ने, तो कैमास वध, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इस खंड का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम जय काव्य यानी कि जीत की गाथा खुमान रासो है। हिंदी की जो प्रथम रचना है जय काव्य, वो जीत की गाथा, इसके अंतर्गत इसको जीत की गाथा भी कहा जाता है। किस? खुमान रासो। कौन सा होगा? खुमान रासो। आगे, रासो ग्रंथ की श्रृंगारिक काव्य रचना बीसल देव रासो है। आदिकाल का अगर क्रम देखा जाए तो पहले रास यानी कि हमने जैन पढ़ा है, फिर आपने साहित्य के अंतर्गत देखा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, और प्रथम गद्य और दूसरा पद्य। ये हमने पूरा क्रम से कवर कर लिया है, अगर क्रम को भी आप देखें। रास परंपरा की करुण रस प्रधान रचना ये कौन सी है? चंदन बाला रास है। रास ग्रंथ की प्रथम करुण रस प्रधान रचना कौन सी हुई? चंदन बाला रास हुई। हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों की परंपरा का आरंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संदेश रासक से माना जाता है। हिंदी में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अगर पूछ लिया जाए तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल यामुनुद्दीन खुसरो था। नक्सिक वर्णन की परंपरा की प्रथम रचना रोड़ा कवि की राउलवेल है, क्योंकि राउलवेल रचना से ही ये रोड़ा कवि की है, इसको मैंने पढ़ा है आपको, और यहीं से जो है नक्सिक वर्णन प्रारंभ होता है। पहली रचना मानी जाती है जिसके अंतर्गत नक्सिक वर्णन का प्रारंभ हुआ था। हिंदी चंपू काव्य परंपरा की प्रथम रचना रोड़ा कवि कृत राउलवेल है। तो चंपू काव्य भी इसी को कहा गया है। चंपू काव्य क्या होता है? जहां गद और पद का वर्णन किया जाता है। जिस रचना के अंतर्गत गद और पद का वर्णन होता है वो चंपू काव्य कहलाता है। 12 मास का वर्णन सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई अपभ्रंश में मिलता है। ये नेमिनाथ चौपाई क्या है? अपभ्रंश में रचना है, वहीं पर मिलता है 12 मासा का सबसे पहले वर्णन। फिर हिंदी में 12 मासा का सबसे पहले वर्णन बीसल देव रासो में मिलता है। इसमें कार्तिक माह से 12 मासा का वर्णन मिलता है, जबकि पद्मावत में आषाढ़ माह से प्रारंभ हुआ था। यानी पद्मावत महाकाव्य में भी 12 मासा है और बीसल देव रासो में भी 12 मासा है, लेकिन बीसल देव रासो का जो 12 मासा है वो कार्तिक माह से प्रारंभ होता है और पद्मावत का जो 12 मासा है वो आषाढ़ माह से प्रारंभ होता है। ये मैंने क्यों मेंशन किया है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ठीक है, कि किस माह से बीसल देव रासो का 12 मासा जो है वो किस माह से स्टार्ट होता है, इस तरीके से पूछा गया है। पद्मावत का 12 मासा कौन से माह से स्टार्ट होता है? आषाढ़ माह से होता है। ये क्वेश्चन बने हैं आपके, इसलिए यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले पहले कवि कौन है? विद्यापति हैं। काव्य का विषय कृष्ण को किसने बनाया था? विद्यापति जी ने बनाया था। कौन सी रचना के अंतर्गत? पदावली के अंतर्गत बनाया था। और पदावली की भाषा क्या है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पदावली की भाषा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बना आपका? 5 होमवर्क में है ये, ठीक है। अभी तक कितने होमवर्क में क्वेश्चन मिल चुके हैं? 5। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले आलोचक कौन थे? नरोत्तम स्वामी। पृथ्वीराज रासो को जो मुक्तक काव्य माना वो किसने माना है? नरोत्तम स्वामी जी ने माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में मानने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए पॉइंट मैंने रखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति की रचना कीर्ति लता को भृंगी भृंगी संवाद के
रूप में माना है, भृंगी भृंगी संवाद के रूप में माना है कीर्तिलता को, भृंग भृंगी संवाद के रूप में आप कह लीजिएगा, भृंग भृंगी संवाद के रूप में। तो कीर्तिलता को माना है, किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है। स्वयं को क्या कहा है इन्होंने? खेलन कवि कहा है। किसका कहा है? कीर्ति सिंह का कहा है। कौन सी रचना में कहा है? कीर्तिलता में कहा है। किसने कहा है? विद्यापति जी ने कहा है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनकी कौन सी रचना ऐसी है जो प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति जी की कौन सी रचना ऐसी है जो प्रकाशित नहीं हुई है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सी रचना है विद्यापति की जो प्रकाशित नहीं हुई है? वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं तो आंसर ही बोल देती, ठीक है। और 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैं बोलती जाऊँ अपने कॉपी पेन लेकर आंसर नोट करते रहिएगा और बाद में कमेंट में सारे आंसरों को मेंशन कीजिएगा अपने कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की आराधना में रचित पद नचारी कहलाता है। जो विद्यापति जी ने भगवान शिव की आराधना में पद को लिखा है उस पद को क्या बोलते हैं? नचारी बोलते हैं। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को क्या कहा है? कहानी कहा है। ये भी मैंने बताया हुआ है आपको कि विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। मैथिली में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता। मैथिली में या मिथिला में आप ये कह लीजिए, मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? मिथिला में होता है। विद्यापति को कोई भी वैष्णव नहीं मानता और ना ही उनको कोई भक्त कहलाता है, ना ही उनको कोई भक्त कहता है, ना उनको कोई वैष्णव मानता है और ना ही उनको कोई भक्त मानता है मिथिला में विद्यापति को। और विद्यापति ने पदावली की रचना कौन सी भाषा में की थी? मैथिली भाषा में की थी। आगे, बंगाल के लोग विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। कहाँ के लोग मानते हैं वैष्णव भक्त कवि? वो मानते हैं बंगाल के लोग। विद्यापति को कितने नामों से जाना जाता है? बहुत सारी उपाधियां मैंने आपको लिखाई हुई हैं विद्यापति जी की, तो यहाँ पर भी मैंने मेंशन की है जो एग्जाम में आई हुई हैं। जैसे मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है, कवि शेखर इन्हें कहा जाता है, अभिनव जयदेव इनको कहा जाता है, कवि रंजन, कवि कंठहर, खेलन कवि, इनको कई सारे नामों से जाना जाता है विद्यापति जी को। कवि पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। स्वयं को कहा है इन्होंने, अपने आप से कहा है अभिमान मेरु खुद को। आदिकाल में स्वयं को कुकवि कहने वाले कौन थे? स्वयं को कुकवि किसने कहा है? तो स्वयंभू जी ने कहा है। आदिकाल में यानी कि अपभ्रंश में स्वयं को कुकवि किसने कहा है? स्वयंभू जी ने कहा है। आगे जो क्वेश्चन बनता है, आदिकाल की रचना भविष्यत कहा, जिसको हम भविष्यत कथा के नाम से भी जानते हैं, में वणिक पुत्र की कथा बहुविवाह के दुष्परिणामों और साध्वी एवं कुलटा स्त्रियों में अंतर का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन सप्त क्षेत्रों का वर्णन लक्ष्मी तिलक की रचना सप्त क्षेत्र त्रिरास जो कि जिसका समय माना जाता है 1270 ईस्वी, इसमें मिलता है। जैन सप्त क्षेत्रों का वर्णन किसमें मिलता है? लक्ष्मी तिलक की रचना है सप्त क्षेत्र त्रिरास, इसमें मिलता है। तो आप सबसे भी याद कर लेंगे, अगर सप्त क्षेत्र कभी भूल भी जाते हैं कौन सी रचना में इसका वर्णन है, तो सप्त क्षेत्र त्रिरास में है, 1270 की रचना है। प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रज भाषा, राजस्थानी खड़ी बोली, अवधी और मैथिली के तत्वों का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट, मौलाना दाऊद कृत चंदायन, मुल्ला दाऊद, मौलाना दाऊद भी है और इनको मुल्ला दाऊद भी बोला जाता है, ठीक है। इनकी रचना का नाम है चंदायन। ये एक प्रेम काव्य का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से भिन्न है। नेक्स्ट, आदिकालीन रचना जगत सुंदरी प्रयोगमाला वैदिक ग्रंथ है, जो रचनाकार इसके अज्ञात हैं। नेक्स्ट है कि जगनीकृत प्रमाल रासों को आल्हा के रूप में जाना जाता है। आल्हा एक प्रकार का लोकगान होता है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में गाया जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको दे दूं, आप मुझे बताएंगे कि इस रचना के अंतर्गत किन 2 वीर सरदारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा यहाँ पर कि इस रचना के अंतर्गत किन 2 वीर सरदारों का वर्णन किया गया है। ये वाला क्वेश्चन बना भी है एग्जाम में। चलिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। कौन कौन से प्रकरणों में बांटा है देखिएगा। प्रकरण 1 में इन्होंने सामान्य परिचय को दिया है। किसको बांटा है? आदिकाल की बात हो रही है। प्रकरण 1 में इन्होंने सामान्य परिचय की बात की है रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रकरण 2 की अगर बात करें तो अपभ्रंश काव्य है, ये हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। प्रकरण 3 की बात करते हैं तो देश काव्य है, यहाँ पर देश भाषा काव्य। और प्रकरण 4 के अंतर्गत फुटकल रचनाओं की व्याख्या की गई है।
आदिकाल के महत्वपूर्ण कथन। अब महत्वपूर्ण कथनों की बात कर लेते हैं। देखिए, विद्यापति, देसिल बानन सबजन मिठा तई तैसन जपो अब हट्ठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं इनकी। विद्यापति जी की एक और लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, आद बदन ससी विहसी देखावली आद पहिल निज बाहु, किछु एक भाग बहालक झाफल किछु हु ग्रासल राहु। ये भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, और जो ऊपर गई है ये वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। आगे एक और पंक्ति ये कहते हैं, पुरुष कहानी हो कैसो जैसो पथावई पुण्य, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं विद्यापति जी की। विद्यापति ने फिर कहा, कनक कदली पर सिंह समराल ता पर मेरु समाने, कनक कदली पर सिंह समराल ता पर मेरु समाने, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट लाइन है। सरहपा जी की क्या है? सरहपा जी ने कहा है, पंडित साल सत्य बखाना देही बुद्ध बसंत न जाने, देही बुद्ध बसंत न जाने। आगे चलें तो गोरखनाथ की पंक्ति आती है, गगन मंडल में ओधा कुआ तहा अमृत का वासा, सुरगा होए सो भरी भरी पीवई नुग्रा जाई प्यासा, पीवई नुग्रा जाई प्यासा। सारी लाइनें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ जी फिर से कहते हैं, सोवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू प्यारे सुआ। गोरखनाथ जी की एक और पंक्ति, अभियंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटी सहज में रहिए। आगे अगर देखें तो स्वयंभू जी की है, राम कहा, यानी कि कहा क्या है? कथा के लिए कहा गया है। राम कहा सरी यही सो होती, स्वयंभू की पंक्ति है। चरपटनाथ कहते हैं, किसका बेटा किसकी बहू आप सवारथ मिलिया सहू, किसका बेटा किसकी बहू आप सवारथ मिलिया सहू। चरपटनाथ जी फिर से बोलते हैं, तांबा तुम्बा ये दुई सूचा, तांबा तुम्बा ये दुई सूचा, राजा हीते जोगी ऊंचा, तांबा डूबे तुम्बा तरे, जीवई जोगी राजा मरे। हेमचंद जी क्या बोलते हैं, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, लज्जेजम तु वसियम अहू जय भागा घर अंतु। ये हेमचंद जी की पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, तो यहां तक जो है हमने अपना कंप्लीट कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन भी, यानी कि लाइनें भी, पंक्तियां भी आपने देख ली, और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आपने देखा। क्लास में समझती हूँ आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स ही जो है मेरी ताकत है आगे क्लास बेहतर से बेहतर लाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रही होंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सारे जो फैक्ट हैं ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। आपको क्लास को चाहे दोबारा से देखना पड़ो, ठीक है, तो आप इसको दोबारा भी देखिएगा, क्योंकि दोबारा देखने से क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप क्लास को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों को, अपने ग्रुप्स में। वे मित्र जो हमारी क्लास को लेना चाहते हैं उन तक इस क्लास को पहुंचाइएगा। जो आपने आगामी 2026 की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की, और पेड क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जरूर से जरूर हेल्प कीजिएगा उन बच्चों की। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगेन मैंने आपको बोला, ठीक है। धन्यवाद। एक और क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सुनो सुनो सुनो, संस्कृत साहित्य का क्लास आज आने वाला है दोपहर 2 बजे, उसको देखना मत भूलिएगा। चलिएगा, बाय बाय।